नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू जब एनडीए की पहली सरकार यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उस समय की भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े और दिग्गज नेता ये कहा करते थे कि एनडीए गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले नेताओं में गठबंधन दल के सहयोगियों में चंद्रबाबू नायडू हैं। वक्त बदला। चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की सरकार को भी एक जमाने में समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उस समय उनकी बार्गेनिंग पावर कम थी। वो गठबंधन का साथ छोड़कर बाहर निकल गए, चुनाव हार गए। लेकिन आज की तारीख में एक बार फिर से चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के साथ है, एनडीए के गठबंधन में शामिल है और एक बार फिर से उनके 16 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो एक तरफ जहां बार-बार इस तरह की खबरें निकल कर सामने आती है कि चंद्रबाबू नायडू सरकार को गिरा सकते हैं, उनके लिए दिक्कतें खड़ी की जा रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक ये चंद्रबाबू नायडू के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उसको पारित करवा लेती है तो आंध्र प्रदेश के मुसलमानों को जवाब देना चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किल हो जाएगा। जनसेना पार्टी के मुखिया, उनकी अपनी सरकार के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के जरिए भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में हिंदूवादी राजनीति को स्थापित करने की कोशिश कर रही है और इससे बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने अपने बेटे, अपने बहू को महाकुंभ प्रयागराज में चले महाकुंभ में संगम पर डुबकी लगाने के लिए भी भेजा था, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में भेजा था। लेकिन इन तमाम रस्साकसी और एक दूसरे को निपटाने के खेल के बीच चंद्रबाबू नायडू लगातार संकट मोचक भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हर बार ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से बदले में कोई बड़ी राजनीतिक डील वो कर लेते हैं और इसके बदले वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों के साथ खड़े नजर आते हैं। एक बार फिर से उसी तरह का वाकया, उसी तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। भाषा के मुद्दे पर तमिलनाडु और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच तलवारें खींची हुई हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जहां एक तरफ भाषा के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन के मुद्दे पर भी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अड़े हुए हैं। यहां तक कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने 22 मार्च को जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया, उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया और उसमें एनडीए गठबंधन या मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी आमंत्रित किया। लेकिन एक तरफ जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार के खिलाफ तलवार खींच रखी है, वहीं चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार के संकट मोचक बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाषा के विवाद के मसले पर वो मोदी सरकार के स्टैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से इस बार बदले में उन्होंने क्या लिया? बीजेपी ने इस बार बदले में चंद्रबाबू नायडू को क्या दिया? तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच में इस बार कौन सी पॉलिटिकल डील हुई? ये खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये कहा जाता है कि वो राजनीति में कोई भी कदम बिना फायदे के नहीं उठाते। वो फायदा उठाते हैं कभी अपने राज्य के लिए, कभी राज्य के लिए विभिन्न परियोजनाओं के नाम पर, कभी अपनी सरकार के लिए। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही होता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी को मजबूत करना। तो इस बार क्या डील हुई, ये खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। पहले मैं आपको बता दूं कि परिसीमन के मसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुखिया एम के स्टालिन किस तरह से चंद्रबाबू नायडू से उम्मीदें लगाए हुए थे। मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 22 मार्च 2025 को एक बैठक बुलाई है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की, और इसके लिए उन्होंने जिन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, उसमें अगर मैं दक्षिण भारत की बात करूं तो केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के मुख्यमंत्री है, एनडीए गठबंधन की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। पूर्व की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी उन्होंने पत्र लिखा और उड़ीसा के मुख्यमंत्री को भी लिखा, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पत्र लिखा एम के स्टालिन ने, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद उन्हें चंद्रबाबू नायडू से थी, क्योंकि एम के स्टालिन भी ये बखूबी जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़े हैं, नरेंद्र मोदी
मोदी सरकार को गिरा पाना संभव नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने ये मुद्दा उठाया, चाहे वो परिसीमन का मुद्दा हो, चाहे वो भाषा का मुद्दा हो, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन इस बैठक से पहले, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक से पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा खेला कर दिया स्टालिन के साथ, दक्षिण भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। और इसके साथ ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी में और चंद्रबाबू नायडू में, बीजेपी में और टीडीपी में इस बार कौन सी राजनीतिक डील हुई है। क्योंकि दक्षिण भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए हिंदी भाषा के पक्ष में खड़े हो पाना आज के राजनीतिक माहौल में उतना संभव, उतना आसान नहीं माना जाता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अगर ये रिस्क लेने को तैयार हो गए, अगर ये जोखिम लेने को तैयार हुए, तो इसके बदले में उन्हें क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने। बीजेपी और टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच एक बड़ी राजनीतिक डील से पहले मैं आपको खबर बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतर गए हैं। आपके स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स की खबर दिखा रहा हूं दोस्तों। इसकी हेडलाइन देखिए, भाषा से कैसी नफरत, हिंदी का अलग महत्व, एनईपी विवाद के बीच पहले पवन कल्याण और अब नायडू ने ऐसे समझाया। और नीचे इसके बारे में, पूरी खबर के बारे में बताया गया है। भाषा नफरत के लिए नहीं है, ये नायडू कह रहे हैं। इस पूरे विवाद के बीच, जो कि भाषा का जो पूरा विवाद है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि राष्ट्रीय भाषा दिल्ली में हिंदी में धारा प्रवाह बातचीत को सक्षम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वे लोग ही दुनिया भर में आगे बढ़ रहे हैं जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन करते हैं। नायडू ने आगे कहा कि भाषा केवल संचार के लिए होती है, भाषा ज्ञान से नहीं आएगा। केवल वे लोग जो अपनी मातृभाषा में स्टडी करते हैं वे दुनिया भर में उत्कृष्टता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं यह आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि भाषा नफरत करने के लिए नहीं है। यहां आंध्र प्रदेश में मातृभाषा तेलुगु है, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है और अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। यानी सीधा सीधा वो हिंदी के मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के स्टैंड के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ जाकर। अब आता हूं मैं असली बात पर। सूत्रों के हवाले से आखिर हुआ क्या, कौन सी ऐसी बात हुई कि चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी के समर्थन में, बीजेपी के स्टैंड में, मोदी सरकार के स्टैंड के समर्थन में अपना बयान देना पड़ा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा फैसला कर चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े फैसले की घोषणा करने का मन बना चुकी थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लगा कि अगर बीजेपी ने वो घोषणा कर दी तो तेलुगु देशम पार्टी के राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और तब उन्होंने आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से ये कहा कि आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी कोई भी फैसला कर लीजिए, लेकिन ये फैसला कम से कम मत कीजिए। अब बताता हूं फैसला क्या था। दरअसल दक्षिण भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने डी पुरंदेश्वरी को अपना नया अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया था। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से यह अनुरोध किया कि आप इस तरह का फैसला मत कीजिए। याद दिला दूं, डी पुरंदेश्वरी तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय एनटी रामाराव की बेटी है। डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू के सिस्टर इन लॉ है, उन्हीं की जाति से आती है। और तेलुगु देशम पार्टी में आज भी एक बड़ी फैन फॉलोइंग स्वर्गीय एनटी रामाराव साहब की है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को लगा कि डी पुरंदेश्वरी, जो कि आज वर्तमान की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के आंध्र प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा है, अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो उनकी अपनी जाति के लोग, तेलुगु देशम पार्टी के लोग आंध्र प्रदेश में एक बड़े कद की नेत्री के साथ खड़े होना ज्यादा पसंद करेंगे। और उसका नतीजा ये होगा कि धीरे धीरे तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की राजनीति में कमजोर होती हुई नजर आएगी और डी पुरंदेश्वरी का कद और प्रभाव दोनों ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैं आपको याद दिला दूं कि जब एनटी रामाराव से तेलुगु देशम पार्टी की कमान बगावत करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने छीनी थी, उस समय डी पुरंदेश्वरी चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन बाद में दोनों में मतभेद हो गए। डी पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का साथ छोड़ा, कांग्रेस पार्टी में गई। मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें मंत्री तक बनाया गया। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। चंद्रबाबू नायडू ये मान बैठे थे, चंद्रबाबू नायडू को ये लग गया था कि अगर डी पुरंदेश्वरी का कद भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ाया तो
आंध्र प्रदेश में वो अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएंगे। पवन कल्याण के जरिए पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने आंध्र प्रदेश की राजनीति को हिंदूवादी रंग देना शुरू कर दिया है। कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही पवन कल्याण, जो कि अपनी पार्टी जनसेना पार्टी चलाते हैं, चंद्रबाबू नायडू की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, एनडीए गठबंधन में शामिल है, वो लगातार हिंदुओं से जुड़े मुद्दों को सामने रखते जा रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में भाषा के मसले पर भी पवन कल्याण ने पुरजोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड का समर्थन करते हुए कहा था कि तमिल लोग अपनी फिल्मों को हिंदी में डब करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो फिर हिंदी भाषा का विरोध क्यों? तो इस माहौल में चंद्रबाबू नायडू के लिए राजनीतिक तौर पर यह खतरे की घंटी बन गई थी। और क्यों बन गई थी? डी पुरंदेश्वरी जन्म चेन्नई यानी तमिलनाडु में हुआ। आंध्र प्रदेश में उनका राजनीतिक प्रभाव है। उनको तेलुगु भी आती है, तमिल भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, फ्रेंच भी आती है। 5 भाषाओं पर उनकी पकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी लिहाज से उनका चयन किया था, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई नेता आंध्र प्रदेश में जाते हैं, अगर वो तेलंगाना में जाते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं, तो उन्हें हिंदी में भाषण देना पड़ता है। कुछ जेपी नड्डा की तरह कुछ नेता है जो अंग्रेजी में भाषण देते हैं। वहां के स्थानीय नेता उन्हें स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों को संबोधित करते हैं, बताते हैं, लेकिन उसमें कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि डी पुरंदेश्वरी वो नेता हैं जो तमिलनाडु में रैली करेंगी तो तमिल भाषा में संबोधित करेंगी, जो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में रैली करेंगी तो तेलुगु भाषा में संबोधित करेंगी, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा में जाकर रैली करेंगी तो हिंदी भाषा में भाषण देगी। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा लोगों तक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर डी पुरंदेश्वरी अपनी आवाज ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचा पाएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अड़ गए। चंद्रबाबू नायडू ने सीधा-सीधा मैसेज दे दिया, हम आपके साथ हैं, पूरी तरह से आपके साथ हैं, आपकी सरकार को बचाएंगे, आपके मुद्दों के साथ हैं, लेकिन डी पुरंदेश्वरी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मत चुनिए। और अब जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने तमाम राजनीतिक बंदिशों को दरकिनार करते हुए भाषा के मसले पर नरेंद्र मोदी सरकार के स्टैंड का समर्थन कर दिया है, उससे तो यही लग रहा है कि डील हो गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के बीच का ये रिश्ता किस तरफ जाता है। चंद्रबाबू नायडू जिस पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई डी पुरंदेश्वरी का नाम भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने काट दिया? हालांकि मेरे सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 मार्च को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सर संचालक मोहन भागवत से नागपुर में मुलाकात करेंगे, आरएसएस के हेडक्वार्टर में मुलाकात करेंगे, तो इन तमाम नामों को सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ ये भी बताएंगे कि ये नाम क्यों खारिज हो गए, और फिर अपनी तरफ से वो अपने करीबी मित्र, पुराने मित्र मनोहर लाल खट्टर का नाम भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रखेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि डी पुरंदेश्वरी के मामले में बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू की बात मान ली है। वैसे भी नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने दोस्तों का, खासतौर से अपने पुराने दोस्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। गौतम अडानी का किस तरह से ध्यान रखते हैं ये तो हम और आप लगातार देख रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का किस तरह से ध्यान रखा, 2014 में प्रधानमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया, 19 में फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, 24 में हारने की नौबत आई तो इस्तीफा दिलवा दिया ताकि हार का ठीकरा उनके सर पर ना पड़े, फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, बाद में उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया, अपनी सरकार में मंत्री बना दिया। तो नरेंद्र मोदी दोस्तों का बहुत ख्याल रखते हैं। तो दक्षिण भारत की राजनीति एक नए बदलाव से गुजर रही है। 22 मार्च की बैठक पर भी हमारी नजर होगी, चंद्रबाबू नायडू जाते हैं या नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो उस बैठक से आने के बाद क्या बयान देते हैं, किस तरह का बयान देते हैं। लेकिन फिलहाल तो अब चंद्रबाबू नायडू का जो बयान आया है उससे यही नजर आ रहा है कि डील हो चुकी है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।